आप रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर कुछ प्रतिक्रिया डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को है, जब छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग होगी 17 को, उस दिन एमपी में चुनाव। अब सिर्फ देख लीजिए, इधर के 17 और इधर के बच गए 20 दिन, 37 दिन बचे हैं काउंटडाउन में। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तैयारियां लगातार चल रही थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रहे थे, लोकार्पण समारोह हो रहे थे योजनाओं के, विकास कार्यों के, उसे देख के अंदाजा तो लग गया था कि जल्दी मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी सभी राज्यों के साथ होने वाला है। और आपको बता दें कि आज सुबह भी शिवराज सिंह चौहान चुनाव से आचार संहिता लगने से ठीक पहले जो है वो एक कार्यक्रम में सीधी में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। तो मध्य प्रदेश में तैयारी तो लगभग पूरी थी, बस इंतजार हो रहा था। और क्योंकि इस बात के संकेत लगभग साफ थे, क्योंकि पिछले 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 6 अक्टूबर को घोषणा हो गई थी चुनाव की, और उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। तो माना जा रहा था कि जल्दी आचार संहिता यहां पे भी लग जाएगी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ। जहां तक अभी की जानकारी है तो अब प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल सीधी में है, वहां से उनकी प्रतिक्रिया आने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है भाजपा के, वो इस समय मौजूद है भोपाल में ही। थोड़ी देर में वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले हैं भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर के। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हो, फिलहाल वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली में है। उनकी प्रतिक्रिया वहां से कुछ ही देर में हमें आने वाली है। लेकिन इसके साथ ही आपको अब बता दें कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से चुनावी बिगुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और अमित शाह के लगातार दौरों के बाद से बीजेपी ने फूंक दिया था, अब चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान करने के साथ ही उस पर एक आधिकारिक मोहर लगा दी है। 17 नवंबर को चुनाव जो है मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब 2 चरणों में यहां चुनाव होते थे, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका आता था, खासतौर से अब जो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश में एक चरण में ये चुनाव होने जा रहे हैं 17 को। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे, और आप यकीन मानिए कि इसके बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक अगर सब कुछ ठीक रहा, पिछले चुनाव जैसी स्थितियां यहां नहीं बनी, कांग्रेस में खासतौर से जब क्योंकि चुनावी नतीजे आए थे तो कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, और उस समय जो है सीएम कौन बनेगा ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में। काफी इसमें लंबा समय लग गया था और काफी दिनों के बाद कमलनाथ ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इस बार देखते हैं कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अगला कौन बनता है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं है चौहान, क्योंकि चेहरा नहीं है। हालांकि वो अपनी तरफ से खूब कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड, कि मैं बहुत याद आऊंगा और पीएम मोदी जी को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सीएम मुझे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तरह तरीके से अपने अपने सब दावेदारी ठोकते हैं। ये पॉलिटिक्स है, और इसीलिए शरद, राजस्थान को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। 23 तारीख को है, 6 दिन ज्यादा। हाँ जनाब, पिछली बार की तुलना में तो कम से कम 20 दिन पहले हो रहा है, वैसे कम मिल रहा है टाइम। 15 दिसंबर के आसपास तो आपको याद होगा हम लोग किस्सा कुर्सी का चल रहा था सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच, और अब 23 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जो इमोशनल कार्ड की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इमोशनल कार्ड पर उतारू हो गए हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहता हूं, कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है, सेवा करने का भाव मेरे अंदर से जा नहीं रहा है। तो हालांकि आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, सभी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, और वही बात चल रही है कि क्या राहुल गांधी के एजेंडे ओबीसी को लेकर हम चुनाव में जाएं। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, ओबीसी के छिटकने के बाद से करीब 20 साल 25 साल हो गए, कांग्रेस 98 के बाद कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है 200 विधानसभा के सीट में, और बीजेपी हारी भी है तो 73-74 पर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा बदलाव है कि कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सब कुछ दांव लगा रखा है बीजेपी ने। तो इस बार का जो चुनाव है बड़ी दिलचस्प चुनाव हो गया है, कि पिछली बार तो हम लोग देख रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस में चल रहा था। और ये जो एमपी और राजस्थान के बीच में वोटिंग का 6 दिन का फासला है, उस बीच 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, और उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते इस बार। लेकिन यहां पर सब पार्टियां जो है उनको अपने अपने खिलाड़ी जो है प्लेयर्स, वो अपनी जीत का दम ज्यादा भरेंगे, क्योंकि देखिए ना, अभी भी लगता नहीं एक साफ कि यहां पर गहलोत या पायलट, दूसरी तरफ यहां पर भी एक पूरी लिस्ट है बीजेपी में, और जाहिर तौर पर वसुंधरा का चेहरा तो सामने कर नहीं रही है बीजेपी। तो सारे प्लेयर्स अपने अपना खेल भी करते रहेंगे अंदर अंदर। बिल्कुल सही कह रही है कि ये ऐसा खेल हो गया है, वो क्रिकेट खेल है, सियासी खेल है। बीजेपी को लग रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक हमें जिता देंगे,
और कांग्रेस को लग रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थक हमें जिता देंगे। इसीलिए दोनों तरफ से अभी भी हम इंटरव्यू ले रहे थे तो मंत्री कहते हैं वसुंधरा राजे के साथ अन्याय हो रहा है, और बीजेपी वाले कहते हैं सचिन पायलट के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोनों के वोटरों पर दोनों नजर लगाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इस बार सचिन पायलट को दूर दूर तक कहीं रख नहीं रहे हैं। देखिए, अजीब एक विडंबना है कि दो बड़े नेता हैं और आंखों में आंख डालकर बात करना तो छोड़ दीजिए, कभी आंख में आंख डालते भी नहीं है कि ऐसे मुलाकात हो जाए तो अभिवादन भी ऐसे करते हैं कि चलो रास्ते में कोई मिल लिया था। तो इस तरह के हालात है शरद, जब नजर कुर्सी पे हो तो जी, नजर दोनों की कुर्सी पर हो, नरेंद्र मोदी ने अभी तक जी, नजर कुर्सी पे हो तो नजर एक दूसरे से मिलाना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं लगातार, जल्दी से एक बार उनके पास भी चलते हैं, फिर छत्तीसगढ़ भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिन नवंबर में आपको नोट करने हैं, 7, 17, 23, 30, 3 दिसंबर को काउंटिंग। 7 को सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग है, उसके बाद से है छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को। 17 को जब दूसरे फेज की छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही होगी तो एमपी में होगा, फिर 23 तारीख को राजस्थान में नवंबर में वोटिंग है और फिर 30 तारीख को तेलंगाना में। हिमांशु, सवाल यह है कि आने वाले वक्त में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हैं? प्रधानमंत्री ने एक तरह से टोन सेट किया इन चुनावों का जब उन्होंने कहा, जातिगत सर्वे जब बिहार में जारी हुआ उसके बीच में, कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है इस देश में। कन्हैया लाल का गला यहां पर काट दिया गया। 2-3 बड़े मुद्दे उन्होंने, करप्शन का मुद्दा फिर वो उठा रहे हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। जाति जनगणना में लगभग मंडलवादी भाषा अपनाती हुई कांग्रेस पार्टी इस बार दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड में उन्हें कास्ट, जाति का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये तमाम मुद्दे और भी उबलेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, बिल्कुल तमाम मुद्दे आएंगे। जातीय जनगणना का मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है अंजना, लेकिन सवाल ये भी है कि जो पार्टियां भ्रष्टाचार का इशू राजस्थान में उठा रही हैं वो मध्य प्रदेश में चुप हो जाती हैं, और जो राजस्थान में सत्ता से बाहर है वो भ्रष्टाचार दिखाती हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाकर पेपर लीक की बात करते हैं, लेकिन वही बीजेपी जो है राजस्थान में जब जाती है तो वो पेपर लीक की बात करती है, मध्य प्रदेश के अंदर वो पेपर लीक के इशू के ऊपर बात नहीं करती है। तो ये सबको देखना होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से हर राज्य में जाकर अपने इश्यूज को रेस करती है, लेकिन अब देखना यह है कि किसका कितना दम है और किसके अंदर कितनी कन्विंसिंग पावर है कि वो जाके जनता को ये बता सके कि मेरी जो कमीज है वो दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद है। ये बताना मुश्किल हो रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे। और ये एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो जाति है वो गरीब की सबसे बड़ी जाति है, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ना चाहती है। जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, उनकी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको वो भुनाना चाहती है। उनको लगता है कि जनता को इसका ज्यादा फायदा मिला है, इससे उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ था पिछली बार 2018 में, हमने सबने देखा था, धान की खरीद के रेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी उसको अंतिम समय तक ये नहीं कह पाई कि हम इसका रेट बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे तो रेट बढ़ा देंगे। उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल गया। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 से ऊपर तो चली गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, और 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सरकार बनाई। इस बार देखना यह होगा कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हनुमान बेनीवाल कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट वोटर हैं, और 2018 के बाद जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है जाट वोटर के जरिए।